हेलो एवरीवन। मेरा नाम अभिषेक यादव है और अब आज हम इस वीडियो में सेट्स एंड रिलेशंस पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। बेसिकली सेट्स से हम शुरुआत करेंगे हमारे लेक्चर की। ओके, सो शुरू करते हैं, चलो। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर सेट्स एंड रिलेशंस पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में यहाँ पर हम सेट्स एंड रिलेशंस। ओके, सो पहले पार्ट में हम सेट्स पढ़ेंगे, ठीक है। पहले पार्ट में हम सेट कवर करेंगे। अब देखो, सेट्स एंड रिलेशंस का जो कंबाइंड वेटेज है ना, वो तकरीबन तकरीबन मतलब कि जेई मेंस में 1 से 2% और जेई एडवांस में आता है ये तकरीबन तकरीबन 0.5 to 1%, ठीक है। सो इसका इतना वेटेज है। ये काफी सिंपल चैप्टर है, मतलब इतना कुछ इसके अंदर कॉम्प्लेक्स है नहीं कि हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए इस चैप्टर में। बट हाँ, इस चैप्टर के क्वेश्चन आपसे तभी बनेंगे जब आप सारे डेफिनेशंस को क्लियरली समझोगे, ठीक है। डेफिनेशंस को जिस वे में मैं समझाना चाह रहा हूँ ना, उसी वे में आपको समझना है, तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप क्योंकि क्वेश्चन में आपको डाउट कम आएंगे अगर आप डेफिनेशंस अच्छे से समझोगे, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा थियोरेटिकल लगेगा यार, सॉल्विंग इसमें थोड़ी कम होगी, मतलब थियोरेटिकल नॉलेज है यहाँ पर हमें ज्यादा चाहिए जिस वजह से, ठीक है। तो शुरू करते हैं फिर, और क्या। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेट्स की डेफिनेशन, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेट्स की डेफिनेशन। सेट की डेफिनेशन क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सेट को हम ऐसे भी, आप सभी को पता ही होगा, कलेक्शन मतलब हम पहले से ही जानते हैं कि किसी भी चीज का सेट है, मतलब कि किसी चीज का कलेक्शन है, ठीक है। तो सेट को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है। फिर शुरुआत करते हैं। अब सेट को हम बेसिकली दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब जो रोस्टर फॉर्म होता है, इसके अंदर हम जो सेट है इसके एलिमेंट्स को लिस्ट कर देते हैं, जैसे एक्स वाई जेड। दूसरा सेट है ए इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया, एलिमेंट्स को लिस्ट किया है। अब जो ये होता है, इसमें हम सेट सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको किसी न किसी प्रॉपर्टी के थ्रू बताते हैं कि हाँ, ये सेट का ये एलिमेंट है तो इसकी ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे ये देख लो, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 4, ठीक है। सो ये है, तो इसका बेसिकली मतलब क्या हुआ हो गया, मतलब अगर ये चीज लिखी हुई है कहीं पर तो इसका मतलब यही होता है, सिंपली 1 2 3, ठीक है। क्या बोल रहा है कि x जो है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है, मतलब 1 2 3 4 के सेट को बिलोंग कर रहा है, और वो लेस देन 4 भी है, मतलब 1 2 3 ही है खाली, ठीक है। सो ये ये सेम सेट को लिखने का दूसरा तरीका हो गया, ठीक है। सो सेट बिल्डर फॉर्म में हम बेसिकली मतलब प्रॉपर्टी के थ्रू बताते हैं कि हाँ ठीक है, हमारा सेट ये है, ओके। और इसमें एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जैसे कि जब भी आप लिस्टिंग मतलब सेट में जब भी हम देखते हैं कि हाँ हम लिस्टिंग कर रहे हैं, सो कभी भी सेट के अंदर, सेट को हम जनरली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, A B C, मतलब इसी तरीके से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसमें रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स नहीं होता है। एलिमेंट्स का जो रिपीटेशन होता है वो इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ, मतलब कोई एलिमेंट आगे लिखा है, कोई एलिमेंट पीछे लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं, सीक्वेंस का कोई मतलब नहीं, बट हाँ यहाँ पर रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान देना चाहिए हमें, ठीक है। अब हम सीधा सीधा बात कर लेते हैं, जैसे मतलब अब कई बार आपको आपके बोर्ड 11th के बोर्ड वगैरह में काम लग जाता है कि आप रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं यहाँ पर, कि जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास कि अगर एक सेट है a इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर एंड x इज लेस देन 5, ठीक है। सो इस सेट का क्या मतलब हो गया, 0 1 2 3 4, ठीक है। इस सेट का ये मतलब हो गया, मतलब जैसे देखो क्या लिख रखा है, x बिलोंग्स टू w, w मतलब कि होल नंबर, ठीक है।
और x इज लेस देन 5, मतलब कि अब x, मतलब जैसे आपको ये बताऊं मैं कि इसको कैसे बोल सकते हो आप, x जो है वो 0 1 2 3 ऐसे हो सकता है, ठीक है, बट x जो है वो लेस देन 5 ही होना चाहिए। तो अगर इन दोनों कंडीशंस को हम एक साथ ही सेटिस्फाई करेंगे तो हमें ये एक सेट मिलेगा, ठीक है। तो आपको कभी कभार ऐसे कन्वर्जन भी दे सकते हैं कि आप सेट बिल्डर से रोस्टर में जाइए या रोस्टर से सेट बिल्डर में जाइए। अगर रोस्टर फॉर्म आपको दे रखा है तो आप कोई ना कोई उसमें प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी को एनालाइज करने की कोशिश कीजिए जिससे आप उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। तो ये एक छोटा सा पार्ट हो गया, इस पे ज्यादा टाइम देके कोई फायदा नहीं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ सेट पढ़ते हैं थोड़ा। टाइप्स ऑफ सेट में भी हम, सॉरी, टाइप्स ऑफ सेट पढ़ते हैं हम। सो टाइप्स ऑफ सेट में भी हमारा पहला टाइप होता है नल सेट, ठीक है, नल सेट। अब नल सेट मतलब कि फाई, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स जो है इसमें जीरो होता है, ठीक है। मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट आता ही नहीं है। जैसे आप, मैंने ये बोल दिया कि मैं आपको एक सवाल दूं, जैसे कि हमें ऐसा प्राइम नंबर बताओ जो कि लेस देन 2 हो, तो लेस देन 2 का कोई प्राइम नंबर पॉसिबल ही नहीं है, तो वो क्या हो गया, नल सेट में आता है, ठीक है। अब सेकंड हो गया सिंगलटन सेट, ठीक है। सिंगलटन सेट मतलब ये जो टर्मिनोलॉजीज है ना, ये कहीं ना कहीं मतलब आपको क्वेश्चन में फंसा सकती है। क्वेश्चन में जो है लास्ट में कहीं ना कहीं छोटे छोटे से लिखी होगी तो आप फंस सकते हो, ठीक है। तो इस वजह से सारी टर्मिनोलॉजीज और डेफिनेशन से आपको वाकिफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जैसे सिंगलटन सेट है, तो सिंगलटन सेट मतलब कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। अब तीसरा, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, ठीक है। फाइनाइट सेट माने क्या होता है, फाइनाइट सेट माने यही होता है कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो कुछ डिफाइंड होते हैं, मतलब कि इनफाइनाइट तक नहीं जाते हैं, ठीक है। सो इसमें फाइनाइट होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे हमने एक सेट ले लिया 0 1 2 3, ठीक है। हमने एक सेट ले लिया 5 के मल्टीपल्स लेस देन 25, तो 5 10 15 20, और वो नेचुरल नंबर्स भी हों। सो हमने ये एक ले लिया सेट, ठीक है। सो ये क्या हो गया, फाइनाइट है, मतलब इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें डिफाइंड है कितने होने चाहिए, मतलब कितने हो सकते हैं, ये हमें ऑलरेडी, मतलब ये बेसिकली इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा, ठीक है। अब जैसे इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट आ गया, तो इनफाइनाइट सेट का ये मतलब होता है कि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3, वो इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, ठीक है। मतलब इनफाइनाइट इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। सो जैसे आप देख लो कि हम जैसे देख लें कि होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर्स हो गया, इंटीजर्स हो गए, रियल नंबर्स हो गए, ये सारे क्या है, इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। मतलब कि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो फाइनाइट नहीं है, ठीक है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सबसेट के बारे में, ठीक है। अब सबसेट जो है, सबसेट क्या बताता है हमें, इस पार्ट को मैं स्पीड में कवर कर रहा हूँ। जैसे ये बेसिक डेफिनेशन है, अभी ऑपरेशंस इन सेट में इसका मेन पार्ट है, और कार्डिनलिटी वाला जो पार्ट है उससे मेंस, मतलब जे मेंस और जे एडवांस में काफी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। सो उसी टॉपिक से कार्डिनलिटी और इसके ऑपरेशंस ऑन सेट से ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैं अभी जो ये छोटी छोटी डेफिनेशन है इनको जल्दी से जल्दी कवर करने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। अब सबसेट देखते हैं। सो सबसेट माने क्या होता है कि कोई भी एक सेट है हमारा, ठीक है, कोई भी एक सेट है। अब उस सेट के मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ कुछ हिस्से बना रहा हूँ, तो जो कुछ कुछ हिस्से इसके बन गए इन्हें हम क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे, ठीक है। इन हिस्सों को हम क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि प्रॉपर इसकी डेफिनेशन ये हो सकती है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर प्रेजेंट इन सेट ए, देन, यहाँ इफ लगा देना, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ set B are present in set A, then B is subset of A, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या बोल रहा है कि जो B है, जो सेट B है उसके जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी एलिमेंट्स है, वो सारे के सारे अगर A के अंदर प्रेजेंट है तो B जो है A का सबसेट होगा, ठीक है।
जैसे अब देखते हैं हमारे पास एक जो सेट बी है वो दे रखा है 0 1 2 3, ठीक है। और जो हमारा ए सेट है वो क्या दे रखा है, ए सेट मान लेते हैं डब्ल्यू दे रखा है, ठीक है। ए सेट हमें दे रखा है डब्ल्यू। अब डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया, 0 1 2 3 4 टिल इन्फिनिट, ठीक है। सो ये डब्ल्यू हो गया। तो क्या जीरो 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 जो है, जीरो एलिमेंट जो है, क्या वो ए में आता है? बिल्कुल आता है। वन एलिमेंट जो है आता है, बिल्कुल आता है। टू आ जाता है, ठीक है। थ्री भी आता है, ठीक है। सो मतलब कि ये क्या हो गया, बी इज सबसेट ऑफ ए हो गया, ठीक है। और नॉट अ सबसेट ऑफ ए को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? जैसे अगर हमें रिप्रेजेंट करना हुआ, जैसे कि बी हो गया हमारा 1 2 3, ठीक है। बट ए जो है हमारा वो हो गया हमारा 2 3 6, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। सो क्या अभी भी बी सबसेट है क्या ए का? नहीं। तो देखो वन वन जो है यहाँ पर एलिमेंट, वन क्या इसके अंदर है? बिल्कुल नहीं। सो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, ठीक है। सो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन में कुछ कुछ ये है कि ये है एक a इज इक्वल टू ये है और b इज इक्वल टू हमें दे रखा है, ठीक है। अब ये बताना है कि ये दोनों बराबर है या नहीं, ये दोनों क्या है, इक्वल है या नहीं है, ठीक है। जैसे अभी इक्वल है या नहीं, उसके पहले मैं दो टाइप्स ऑफ और सेट कवर कर देता हूँ। जैसे एक होता है इक्वल सेट, ठीक है। इक्वल सेट, इक्वल सेट माने कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड सेम एलिमेंट्स, ठीक है। दोनों में ही सेम एलिमेंट्स होना जरूरी है, ठीक है। और इक्विवेलेंट सेट माने कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओके। बट नीड नॉट टू बी नेसेसरी कि उसमें सेम एलिमेंट्स हो, ठीक है। एलिमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं, जैसे देखो ए बी सी और 1 2 3, तो दोनों में ही तीन तीन एलिमेंट्स हैं, दोनों में ही क्या है, तीन तीन एलिमेंट्स हैं। बट ये इक्विवेलेंट सेट हुआ, ठीक है। ये बन गया इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, इक्विवेलेंट सेट्स। बट ये इक्वल सेट्स नहीं है, क्यों? क्योंकि इनमें इनमें इक्वल सेट्स क्या होंगे, देखो जैसे ए बी सी हो गया और यहाँ पर दूसरा सेट हो गया सी ए बी, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल सेट्स हो गए, ठीक है। इक्वल सेट्स हो गए, ओके। इक्विवेलेंट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होना चाहिए और इक्वल सेट्स में सारे एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे जो मैंने क्वेश्चन दिया था, अभी क्वेश्चन में ये था कि जो ये सेट है और जो हमारे पास ये सेट दे रखा है, क्या ये दोनों इक्वल हैं? देखते हैं, चलो। इसमें इसका एलिमेंट क्या है, 5 है, ठीक है। इसका एलिमेंट क्या है, इसका एलिमेंट है सेट है एक, ठीक है। इस सेट का एक एलिमेंट क्या है, ये पूरा सेट है, ठीक है। तो ये सेट को हमने बाहर निकाल लिया। क्या ये दोनों इक्वल है? ना, ये दोनों इक्वल नहीं है, जिसका मतलब क्या हो गया कि ये इक्वल सेट्स नहीं है, ठीक है। क्या ये इक्विवेलेंट है? इक्विवेलेंट है, बिल्कुल हाँ, क्योंकि दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है, दोनों ही सेट्स में, ओके। बट हाँ, और एक कंफ्यूजन कंफ्यूजन ये होता है कि ये जो चीज लिख रखा है ना, ये जैसे आपको बताऊं मैं कि अगर कहीं पर भी आपको ये चीज लिखा हुआ मिल रहा है, इस ये क्या है, सिंगलटन है, सिंगलटन सेट है या नल सेट है, क्या चीज है ये क्या चीज है, कई बार कंफ्यूजन होता है। जैसे ये कौन सी चीज है, सिंगलटन सेट है या फिर नल सेट है? तो सिंगलटन सेट माने कि एक एलिमेंट, नल सेट माने कि जीरो एलिमेंट। तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, इस सेट के अंदर तो एक एलिमेंट है ना, तो सिंगलटन सेट हुआ, ना कि नल सेट हुआ। हम नल सेट को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, नल सेट को हम या तो वॉइड से या तो फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बट हम कभी भी उसको
ये मिक्स से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है। ओके, सो इस बात का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देख रहे होगे, यहाँ पर मतलब कि ये एक सेट है जिसके अंदर फाई एक एलिमेंट है, फाई भी एक एलिमेंट की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है, एक कैरेक्टर की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पर। ओके, सो इस बात का ध्यान रखना आप बस। ठीक है, अब थोड़ा सा कार्डिनलिटी पे बात कर लेता हूँ मैं कि कार्डिनलिटी क्या होता है बेसिकली। सो कार्डिनलिटी क्या होता है? कार्डिनलिटी कार्डिनलिटी को हम कार्डिनलिटी मतलब कि क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, ठीक है। जैसे अगर एक सेट है ए इज इक्वल टू 1 2 3 से लेके 10 तक, ठीक है। सो कार्डिनलिटी ऑफ ए को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो कितनी है, एन ऑफ ए, जिसको भी हम बोल सकते हैं 10 है, ठीक है, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 10 ही तो एलिमेंट्स है ना। सो कार्डिनलिटी कितनी हो गई, 10 हो गई। ओके, अब हम आगे बात करें, इस कार्डिनलिटी का यूज हम आगे करेंगे, ऑपरेशंस ऑफ सेट वगैरह में हम कार्डिनलिटी का यूज करते हैं, ठीक है। देखो, सबसेट्स में कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ, जैसे सबसेट्स, इंपॉर्टेंट नोट। पहला है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। सेकंड है मीन्स नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ओके। तीसरा है A is subset of B and B is subset of A, then A is equals to B, ठीक है। सो ये तीन इंपॉर्टेंट नोट है। पॉइंट लिखा हुआ है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जैसे एक सेट है 0 1 2, ठीक है। सो इसके सबसेट्स, पॉसिबल सबसेट्स क्या क्या होंगे, 0 हो गया, मतलब देखो ये भी सबसेट ही है ना। जो 0 एलिमेंट है क्या इसके अंदर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। जो 1 एलिमेंट है क्या इसके अंदर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ये भी सबसेट ही हो गया। अब उसी तरह से 2 भी इसका सबसेट होगा। उसी तरह से अगर मैं दो दो एलिमेंट ले लूँ, 0 1 हाँ, 0 और 1 दोनों इसी के अंदर आ रहे हैं, तो ये भी सबसेट हो गया। 1 2, जी हाँ, ये भी इसके अंदर आ रहा है, तो ये भी सबसेट हो गया। 0 2, ठीक है, ये भी इसी के अंदर आ रहा है, तो ये भी सबसेट हो गया, ठीक है। फिर अगर मैं दूसरा सेट यहाँ पर बनाने जाऊँ, तो अब देखो कितने सेट बन गए, 1 2 3 4 5 6, 6 सेट बन गए, ठीक है। तो आपको अब लग रहा होगा कि यार अब अगर ये जो मैंने नोट लिखे हैं इस हिसाब से, इसका इसके दो और सबसेट है, एक तो ये है और एक ये है, ठीक है। सो ये वाला कैसे इसका सबसेट हुआ, देखो, 0 एक एलिमेंट है, 1 एक एलिमेंट है और 2 एक एलिमेंट है, ठीक है। क्या ये तीनों इस सेट के अंदर है क्या, क्या इसके एलिमेंट्स इसके अंदर है क्या, हाँ बिल्कुल है। तो क्या हो गया, ये इसका सबसेट हुआ कि नहीं हुआ, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन तो सबसेट हुआ ना। सो इसी वजह से हम इसको सबसेट इसका बोलेंगे, ओके, ठीक है। अब ये देखो, ये फाई है, फाई मतलब कि कुछ नहीं। तो क्या कुछ नहीं भी इसके अंदर है क्या, बिल्कुल है, हाँ, कुछ नहीं भी इसके अंदर है। सो इसीलिए बोल रहा हूँ इस चैप्टर में डेफिनेशंस के थ्रू जाओ, बहुत आसानी होगी, ठीक है। इस चैप्टर में डेफिनेशंस के थ्रू जाओ और क्वेश्चंस आराम से सॉल्व होंगे। जो क्वेश्चन में लिखा है बस उसको इम्प्लीमेंट करते जाओ। प्रॉपर्टीज 2 3 है, उनको याद रखो, डेफिनेशंस को याद रखो, बस सॉर्ट है आपका पूरा चैप्टर, ठीक है। सो बस वही मैंने बोला कि अब जैसे यहाँ पर नल लिखा हुआ है, तो नल मतलब कि अब कुछ नहीं, तो कुछ नहीं भी उसका पार्ट तो है ही ना, ठीक है। सो इस वजह से वो भी इसका सबसेट हुआ, ठीक है। अब ये दो पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब एक पॉइंट ये लिखा हुआ है कि अगर एक सेट ए है 0 1 2, ठीक है, अब दूसरा सेट बी है जो कि है 2 0 1, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। तो क्या ए बी का सबसेट है, क्या ए बी का सबसेट है, ए में कितने एलिमेंट, 0 1, कौन कौन से एलिमेंट, 0 1 2, बी में कौन कौन से 2 0 1, हाँ बिल्कुल सबसेट है, ठीक है। क्या बी ए का सबसेट है, बी में कौन कौन से एलिमेंट है, 2 0 1, और ए में कौन कौन से है, 0 1 2,
मतलब कि दोनों में सेम एलिमेंट्स है, तो अगर सेम एलिमेंट्स है तो क्या ये a इज इक्वल टू बी हम लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपको काम लगेंगी, बस इन प्रॉपर्टीज को आगे याद रखो, ओके। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ कि नंबर ऑफ सबसेट्स, मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स का एक जनरल रूल बता देता हूँ। नंबर ऑफ सबसेट्स आपने देखा कि मैंने जो हमारा जो हमारा सेट था 0 1 2 वाला, ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स थे? एन ऑफ ए कितना था? 3 था। तो हमारे नंबर ऑफ सबसेट्स कितने निकले थे? 8 निकले थे। हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने निकले थे? 8 एलिमेंट्स निकले थे। जो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, तो 8 सबसेट्स निकले थे। तो अब इससे हम एक निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास n ऑफ a दे रखा है p, तो फिर नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो जाएगा? 2 raised to power p, ठीक है। अब ये एक रूल हो गया, ठीक है, इस रूल को आप अच्छे से याद कर लो, ठीक है। अब ये एक रूल हो गया। अब इसके बाद जैसे हम बात करते हैं पावर सेट के बारे में, तो पावर सेट क्या होता है? पावर सेट इज अ सेट ऑफ ऑल दी सबसेट्स ऑफ अ सेट, ठीक है। जितने भी हमने सबसेट्स अभी लिस्ट किए थे ना, तो उन सबसेट्स को अगर हम एक सेट में डाल दे तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे? पावर सेट बोलेंगे, ठीक है। सो पावर सेट ये चीज होती है। अब जैसे पावर सेट को हम बोलेंगे कैसे, ठीक है। अब पावर सेट में मतलब एन ऑफ, अगर मान लो हमें पावर सेट पूछ लिया, तो एन ऑफ पावर सेट कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 2 raised to p, मतलब कि पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 raised to p, अगर p जो है सो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है किसी भी सेट के अंदर, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ठीक है। थोड़ा सा मतलब कि लो लेवल का ही क्वेश्चन है, मतलब 11th क्लास और आपके स्टेट एग्जाम्स वगैरह में पूछ सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके स्टेट एग्जाम में आ सकता है, मतलब जेई मेंस लेवल में भी कभी कभार एक आधा जो क्वेश्चन इजी आता है ना, वो इसमें पूछ देता है, मतलब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो क्वेश्चन ये कह रहा है बेसिकली हमें कि जो सेट है ए एंड बी, दो फाइनाइट सेट है, ठीक है। अब हमें एन ऑफ ए जो दे रखा है, एन ऑफ ए इज 56 मोर देन एन ऑफ बी दे रखा है, ठीक है। मतलब कि जो पावर सेट ऑफ ए है उसमें 56 एलिमेंट्स ज्यादा हैं पावर सेट ऑफ बी से, ठीक है। और ए में कितने एलिमेंट्स है? पी, और बी में कितने एलिमेंट्स है? क्यू, ठीक है। सो हमें पी प्लस क्यू की वैल्यू पूछिए, ठीक है। हमें p प्लस क्यू की वैल्यू पूछिए, ओके। सो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे अब? सो ये हमें दे रखा है कि टू, मतलब अगर क्वेश्चन को हम देखने जाए तो क्या लिख रखा है कि सॉरी एन ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज मोर देन एन ऑफ पावर सेट ऑफ बी, ठीक है। पी बी मतलब जैसे पी ए लिखा है, यानी कि मैं यहाँ कॉर्नर में लिख देता हूँ पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। मतलब अगर मैंने पी ए लिखा है मतलब पावर सेट ऑफ ए, ठीक है, तो एन ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज 56 मोर देन एन ऑफ पावर सेट ऑफ बी, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो पावर सेट का कार्डिनलिटी कितना होता है किसी भी उसका? 2 raised to n 2 raised to p, तो अगर ए में p एलिमेंट्स है तो p हो जाएगा। वो क्या है? 56 ज्यादा है किसके पावर सेट के एलिमेंट से? b से। तो b में कितने पावर सेट के एलिमेंट से? q। b के पावर सेट में कितने एलिमेंट से? q, तो 2 raised to power q, ठीक है। अब अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी होगी, टू, मतलब कि अब वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें अब सॉल्व करने के लिए। तो अब हम क्या करते हैं कई कई बार कि यार दो वेरिएबल है p और q, और हमें p और q के बीच में और कोई रिलेशन भी नहीं पता, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, लाइटली लेते हैं या छोड़ देते हैं, ठीक है। कि यार ठीक है, अब तो दो इक्वेशन चाहिए हमें सॉल्व करने के लिए, दूसरी है ही नहीं, तो मतलब हम कुछ ना कुछ मिस आउट कर रहे हैं। बट नहीं, आपको थोड़ा सा सॉल्व करके देखना है, थोड़ा सा लॉजिक इसमें इस्तेमाल करके देखना है। अगर मैं 2 raised to p को यहाँ कॉमन निकाल लूँ तो क्या बन जाएगा? 2 raised to p माइनस क्यू माइनस 1, ठीक है, यही बन जाएगा। अगर मैं 56 को
आपको नंबर से थोड़ा खेलना आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको जेई मेंस और जेई एडवांस का पेपर देना है तो आपको नंबर से थोड़ा बहुत खेलना आना चाहिए। अब यहाँ जैसे कि देख सकते हो कि 2 रेज़ टू पावर p है, मतलब 2 का कुछ नंबर है। यहाँ पर क्या है, 2 का एक नंबर है बट वो ऑड नंबर है क्योंकि -1 कर दे रहे हैं। तो ठीक है, हमें इसको ऐसे में स्प्लिट करना है, मतलब एक इसका जो मल्टीपल है वो इवन होगा और एक इसका जो है वो ऑड होगा। ठीक है, इसका फैक्टर, सॉरी, इसका फैक्टर जो है एक इवन होगा और एक ऑड होगा। तो अब ये कैसे कर सकते हैं हम इसके, 56 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं आप खुद ही बताओ। 28 × 2 हो सकता है, बिल्कुल नहीं क्योंकि दोनों इवन है। क्या क्या हो सकता है, 14 फोरजा हो सकता है, बिल्कुल नहीं। 7 एटजा हो सकता है, 7 एटजा एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, बस तो मेरे ख्याल में तो यही है इनके फैक्टर्स। ठीक है, तो अगर 7 8 इसका फैक्टर है, ठीक है, अगर 7 8 इसका फैक्टर है, बिल्कुल इस केस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर मैं 7 × 8 लिख दूं 56 और इसको 2 रेज़ टू पावर p इंटू 2 रेज़ टू पावर p माइनस क्यू माइनस 1 लिखा रहने दूं, तो जैसे कि देख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर p है, बिल्कुल हाँ, तो इवन नंबर ये रहा। तो वहां से p की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। और p माइनस क्यू की वैल्यू क्या आ गई, p माइनस क्यू की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, डायरेक्टली यहाँ से निकल के आ गई है 3 यहाँ पर, क्योंकि 7 को क्या लिख सकते हैं हम, 7 को लिख सकते हैं 8 - 1। ठीक है, तो 8 वही 2 रेज़ टू पावर p माइनस क्यू, मतलब उसको मैंने लिख दिया, p माइनस क्यू को 3 वापस लिख दिया। अब वहीं से p की, हमारी जो q की वैल्यू है सॉरी, मैंने यहाँ पर 1 गलती कर दी थी मैंने, कि यहाँ पर मैंने 2 रेज़ टू पावर, मतलब q कॉमन निकाला था। ठीक है, एक गलती हो गई थी यहाँ पर, 2 रेज़ टू पावर q निकाला था मैंने। तो q इज इक्वल टू 3 हो गया और p इज इक्वल टू आ गया यहाँ पर 6। ठीक है, p इज इक्वल टू 6 आ गया, तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 6 + 3 इज इक्वल्स टू 9। ओके, सो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। आपको वेट नहीं करना कि हाँ भाई आपको, आपके पास दो इक्वेशंस नहीं है, दो वेरिएबल्स हैं, तो बट ठीक है, आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको नंबर से थोड़ा खेलना आता है। एक गलती थी मेरी, वो याद रख लेना कि मैंने यहाँ पर 2 रेज़ टू क्यू को कॉमन निकाला था। ओके, सो इस बात का ध्यान रख लेना, मेरे लास्ट में समझ में आ गई वो गलती। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े हम सॉल्विंग में हमारे, तो हमने यहाँ तक काफी कुछ पढ़ लिया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट के बारे में। क्या बात करेंगे, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है, ऑपरेशंस ऑन सेट्स के बारे में बात करने से पहले एक और सेट का टाइप पढ़ लेते हैं जो कि होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या, सो यूनिवर्सल सेट की बेसिकली डेफिनेशंस क्या कर सकते हैं कि जैसे हम अगर कभी भी सेट्स के कॉन्टेक्स्ट में कोई बात करते हैं, मतलब कि इसकी डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं कि इफ वी टॉक अबाउट एनी पर्टिकुलर context about sets, then the set which is superset of all the sets is of all the possible sets, ठीक है, of all the possible sets is known as universal set। ठीक है, सो सुपर सेट का मतलब मैं बता देता हूँ। सुपर सेट मतलब कि जो पेरेंट सेट होता है, जैसे बी इज सबसेट ऑफ ए मैंने बोला है, तो बी जो है, जो सॉरी ए है, ए हमारा क्या हो गया, सुपर सेट ऑफ बी हो गया। ठीक है, ए क्या हो गया, सुपर सेट ऑफ बी। तो इस बात का ध्यान रख लेना। ठीक है, मतलब जो पेरेंट सेट है हमारा वो ये हो गया। ठीक है, सो हाँ ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट पे आ आते हैं हम। जैसे कि जैसे इसमें बोला है कि जो हम जितने, हमारे पास कोई क्वेश्चन आया कि ये सेट्स हमें दे रखे हैं, तो अगर इन सारे सेट्स का जो
ओवरऑल जो सारे सेट्स का जो ओवरऑल जो सुपर सेट होगा ना, उसे हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो उस क्वेश्चन के अंदर हम जितने भी सेट्स के बारे में बात कर रहे होंगे, वो सबका जो सुपर सेट होगा उसे हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। ठीक है, सो ये जनरली क्वेश्चन में डिफाइन होता है, मतलब कि इन एवरी क्वेश्चन इट इज डिफाइंड। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम। यूनिवर्सल सेट के बारे में बात कर ली हमने। जैसे मतलब एग्जाम्पल देने के लिए हम कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक सेट है ए इज इक्वल टू 1 2 3 है। ठीक है, अगर मैंने सेट बी ले लिया तो 5 और 6 है। ठीक है, सो जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या हो जाएगा, 1 2 3 5 6। अब हम जो सेट्स को है वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो इस बात को भी सीख लो। जैसे हमारे पास सेट है 1 2 3। ठीक है, 5 और 6 बी के अंदर है, ए और बी। ठीक है, सो इन सब का जो कंबाइंड जो सेट है, इसका जो कंबाइंड सेट है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, जो इन सब का जो पेरेंट सेट है, जो इन सब का सुपर सेट है, उसी को हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अभी इसको ऐसे क्यों रिप्रेजेंट किया, कैसे किया, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, वेन डायग्राम के थ्रू हम कैसे सेट्स को बताते हैं, ये अभी आगे बताता हूँ मैं आपको। ओके, सो मैंने हाँ बता दिया कि यूनिवर्सल सेट क्या होगा, कि सबका जितने भी सेट्स की हम उस क्वेश्चन में बात कर रहे हो, उन सबका बाप, मतलब उन सबका सुपर सेट। ठीक है, सो ऑपरेशंस में हम कंटिन्यू करते हैं। अभी मैंने प्री रिक्विजिट वाला जो पार्ट था इसका बता दिया मैंने, थोड़ी सी डेफिनेशंस में मिस हो गई थी तो उसे मैंने कवर कर लिया। अभी अभी शुरुआत करते हैं यूनियन ऑफ टू सेट से। मतलब पहला ऑपरेशन अगर हम पढ़ने जाएं अभी, तो यूनियन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, यूनियन क्या होता है, यूनियन मतलब कॉम्बिनेशन। यूनियन को हम किससे डिफाइन करते हैं, इस सिंबल से हम यूनियन को डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे, यू का जो सिंबल होता है ना अपर कर्व, उससे हम यूनियन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, सो जैसे अगर मेरे पास एक सेट है ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, और दूसरा सेट जो है वो है बी इज इक्वल टू 3 4 5। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी मतलब ए और बी कंबाइंड हो जाएं, ए और बी कंबाइंड हो जाएं, ए और बी कंबाइंड हो जाएं, मतलब अब यूनियन में ये मान सकते हो कि हम बेसिकली दो सेट्स को हम ऐड कर दे रहे हैं। ऐड कर दे रहे हैं मतलब सबके एलिमेंट्स को साथ में लिख दे रहे हैं। ठीक है, दोनों ही सेट्स के एलिमेंट्स को। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर नोटिस किया मैंने दो बार 3 नहीं लिखा, यहाँ पर भी एक 3 है और यहाँ पर भी एक 3, बट मैंने यूनियन लेते समय एक ही बार 3 लिखा है, क्योंकि हम मैंने बताया था सेट में एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं होता है। ठीक है, सो बार बार 3 लिखने की कोई जरूरत नहीं, एक बार 3 आ गया मतलब आ गया। ठीक है, वो सेट के अंदर इंक्लूडेड है। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका वेन डायग्राम बनाए हम। तो जैसे इसका वेन डायग्राम बनाएंगे, ए सेट जो है, अगर मैं यहाँ पर सेट ए को ड्रॉ कर रहा हूँ तो 1 और 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर 3 है। अब जो सेट बी है उसके अंदर भी 3 है ना, तो सेट बी का कुछ हिस्सा जो है वो यहाँ पर इंक्लूडेड रहे, है ना। ए के अंदर जो इनमें कॉमन एलिमेंट देखो ना, 3 जो है इनमें कॉमन है, दोनों में, दोनों के अंदर। सो 3 इन दोनों ही वेन के अंदर कॉमन रहेगा। ठीक है, 3 4 5 देखो, 4 और 5 ए के अंदर नहीं है तो ए से बाहर है। ठीक है, ये सेट बी हो गया हमारा। अब यूनियन माने क्या होता है, यूनियन माने कि जितना भी एरिया ये दोनों ही सर्कल्स कवर कर रहे हैं, उस एरिया को हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनियन करते हैं। ठीक है, सो अगर हम वेन डायग्राम की लैंग्वेज में समझना चाहें तो जितना भी एरिया ये दोनों ही सर्कल्स कवर कर रहे हैं, उसको हम यूनियन ऑफ दो सेट बोलेंगे। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इंटरसेक्शन के बारे में। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स के बारे में। ठीक है, सो इंटरसेक्शन की बात करें हम, जैसे ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, हम इंटरसेक्शन को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। किस सिंबल से, इस सिंबल से हम इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, उल्टा यू। ठीक है, उल्टा यू बोल सकते हो आप इसको। सो
अब जैसे कि मैं एक सेट ले रहा हूँ a इज इक्वल्स टू 1 2 3, वही सेट है हमारे पास b इज इक्वल टू 3 4 5। ठीक है। सो अब इंटरसेक्शन माने कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है, दोनों ही सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो कौन कौन से हैं। इंटरसेक्शन हमसे ये मांगता है तो वो तो 3 है, तो ठीक है, a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा 3। ओके। सो अगर वेन डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करें, ये सेट है, ये ए है, ये सेट बी है, एक सेट ये एक सेट बी है, 1 2 3 4 5। ठीक है, समझने के लिए समझ, और ये यूनिवर्सल सेट हो गया हमारा। अब ये सेट जो है ए है, ये सेट बी है। ए और बी के बीच में कॉमन हिस्सा कौन सा है, कॉमन हिस्सा ये है। सो बेसिकली हमें इंटरसेक्शन क्या बोलता है कि जो ये दोनों सर्कल्स है उनके बीच का जो कॉमन हिस्सा है वो कौन सा है, उसमें कौन से एलिमेंट्स हैं, हमें वो ढूंढने हैं। ठीक है। सो उसको वो 3 है, सो हमने 3 यहाँ पर बता दिया। ठीक है। सो ये बात हो गई इंटरसेक्शन की। ए इज इक्वल्स टू दे रखा है एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये दे रखा है क्वेश्चन में। अब मैं सेट बी ले रहा हूं जिसमें दे रखा है x इज सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1 वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ओके। और c जो है, c दे रखा है x इज सच दैट x इज प्राइम नेचुरल नंबर, प्राइम नेचुरल नंबर। ठीक है। सो हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, a इंटरसेक्शन b, दूसरे क्वेश्चन में पूछा है हमें a इंटरसेक्शन c, तीसरे क्वेश्चन में पूछा है b इंटरसेक्शन c। ठीक है। सो अगर मैं a सेट को डिफाइन करूं, a सेट क्या बोल रहा है, सारे के सारे इवन नंबर्स को ही बता रहा है, सारे के सारे इवन नंबर नहीं, मतलब 2 के जो पॉजिटिव मल्टीपल्स है हमें वही बता रहा है ये। सो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो इसी तरह से नेचुरल नंबर्स चलते रहेंगे और ये इवन नेचुरल नंबर्स आते रहेंगे। ठीक है, सेट ए के अंदर। बी सेट क्या बता रहा है हमें, बी सेट बता रहा है, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी को मतलब कि सेट में कन्वर्ट करूँ तो बी सेट हमें क्या बोल रहा है, ये सभी के सभी ऑड नंबर्स है। ठीक है, ये सभी के सभी ऑड नंबर्स का सेट है। ठीक है। अब जो सी है, सी क्या बता रहा है, सी बोल रहा है प्राइम नेचुरल नंबर्स, तो प्राइम नेचुरल नंबर्स के अंदर 2 3 5 7 11 13। ठीक है। सो ऐसे प्राइम नेचुरल नंबर्स चलते रहेंगे। ठीक है। सो हमें क्वेश्चन में पूछा है ए इंटरसेक्शन बी। सो अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी पूछा है तो क्या इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट होगा क्या। ये तो वही वाली बात होगी, मतलब कि इवन है, इवन है और ऑड है। अब इन दोनों में कुछ कॉमन, तो यहाँ पर तो कुछ नो कॉमन एलिमेंट। ठीक है, इनमें जो है नो कॉमन एलिमेंट। ठीक है, अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाएगा। ओके। अब ए इंटरसेक्शन सी पूछा है तो ए इंटरसेक्शन सी क्या है, ए इंटरसेक्शन सी तो खाली एक ही है, क्योंकि देखो 2 ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है बट प्राइम है, सिर्फ 2 ही ऐसा एक नंबर है। ठीक है, पूरे नंबर सिस्टम के अंदर। सो हमें पता लग गया कि जो ए इंटरसेक्शन सी है वो कितना आ रहा है, एक सेट आ रहा है और उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो है 2। तो देखने जाएं इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन में दे दिया ये, सॉरी ऑप्शंस में दे दिया ये क्या है, तो एक नल सेट है ये क्या निकल के आ रहा है, ये आ रहा है एक सिंगलटन सेट आ रहा है। ठीक है, सिंगलटन सेट आ रहा है। और अगर हम देखने जाएं कि बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी तो बी इंटरसेक्शन सी तो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि मतलब सारे ही एलिमेंट्स है इसके अंदर,
जो सी के हैं, बट उसमें खाली टू नहीं है, क्योंकि हम बी में प्राइम नंबर सॉरी ऑड, हमें सिर्फ और सिर्फ ऑड ही लेना है, ठीक है। सो बस वही है 3 5 7। तो सी का ही पूरा सेट चलेगा, बट खाली क्या होगा इसमें, सी का ही पूरा सेट चलेगा, बस खाली क्या होगा इसके अंदर कि टू इसमें से हट जाएगा, ठीक है। सो बी इंटरसेक्शन सी ये हो जाएगा, ओके। सो ये छोटा सा एक क्वेश्चन था, हमने सॉल्व कर लिया इजीली, मतलब कुछ है नहीं, मतलब इन सारे क्वेश्चंस में एज सच कुछ ताबड़तोड़ वाली चीजें होती है नहीं, ठीक है। अ, अब क्वेश्चंस आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो इन टॉपिक्स पर। मैंने जैसे थोड़ा बहुत सारी चीजें तो बता ही दी, अब मैं सारे क्वेश्चंस यहाँ पर करवा नहीं सकता, मैं आपको डेफिनेशंस बता सकता हूँ, कैसे क्वेश्चन को थोड़ा बहुत अप्रोच करना है वो बता सकता हूँ, बट प्रैक्टिस तो आपको अब खुद से ही करनी पड़ेगी, ठीक है। सो अब मैं एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा तो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे के क्वेश्चन पर। सो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक सेट है A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक सेट है B जिसमें दे रखा है एलिमेंट्स 3 6 7 9। एक सेकंड, ठीक। तो जो दूसरा सेट है उसमें एलिमेंट्स दे रखे हैं 3 6 7 9, ठीक है। सो हमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि बताओ number of elements in the set C such that C is subset of A and C intersection B.
हाँ, हेलो एवरीवन। सो वेलकम वेलकम। ठीक। तो देखो, इस क्वेश्चन में मुझे क्या बोल रखा है। इस क्वेश्चन में मुझे जैसे कि ये दिया हुआ है कि ये जो सेट है, ठीक है, मतलब कि ये क्या बता रहा है, सी ऐसा एक सेट है कि मतलब पूरे डेफिनेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो कि सबसेट ऑफ ए जो है, सबसेट ऑफ ए हैविंग समथिंग कॉमन कॉमन विथ सेट बी। ठीक है, मतलब कि जो ए का जो सबसेट है उसमें कुछ कॉमन है बी के साथ। ठीक है। सो ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन तो नहीं बोलूंगा बट ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन है। मतलब कि अब दिमाग लगाने जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करना चाहूँ कि क्या मैं इसको ऐसे रिवर्स सोच सकता हूँ क्या, कि हमें इस क्वेश्चन में आंसर जो है इसका हम ऐसे निकाल सकते हैं क्या, जो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे ए के, उसमें से अगर मैं ऐसे सबसेट्स ऑफ ए को निकाल दूं जिनका कुछ भी बी के साथ कॉमन नहीं है, तो क्या हमें वो नंबर मिल जाएगा। अब वो नंबर मैं कैसे निकालूं, जैसे ए में जो है सो कितने 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है। अब इसके सबसेट्स कितने भी, मतलब 2 to the power 7 बनेंगे। ठीक है। और बी है 3 6 7 9। ठीक है। सो इनमें कॉमन कौन कौन से एलिमेंट है, 3 5 6, सॉरी 3 6 7, 3 6 7। ठीक है। तो अगर मैं देखूं कि ए के कौन कौन से ऐसे सबसेट होंगे जिसके अंदर बी का कोई भी एलिमेंट ना आ रहा हो, तो ए के सबसेट वो किससे बने होंगे, जो जिनके अंदर बी का कुछ भी नहीं आ रहा है, वो किस चीज से बने होंगे, वो बने होंगे 1 2 4 और 5 से। ठीक है ना। वो बने होंगे किस चीज, किन नंबर से, 1 2 4 5 से, क्योंकि अगर मैं 1 2 4 5 का अगर कोई भी सबसेट बनाऊं किसी भी ऑर्डर का, मतलब अगर 3 नंबर का सबसेट बन, तीन एलिमेंट्स का सबसेट बना लिया, 2 का बना लिया, 1 का बना लिया, चारों 4 का बना लिया, फिर भी उसके अंदर बी का कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, तो अगर मैं एक इसमें कोई, मतलब अब बी का कोई एलिमेंट डाल दूं 3, तो अगर मैं कोई भी इसका सबसेट बनाता हूँ जिसमें 5 आ गए, तो वो समझ रहे हो ना, एक केस ऐसा बन जाएगा जिसके अंदर बी का एलिमेंट आ रहा होगा। तो इसी वजह से अब हम इसमें खाली उन्हीं को काउंट करेंगे जो कि बी के साथ बिल्कुल भी कॉमन नहीं होंगे। ठीक है। सो बी के साथ 1 2 4 5 कॉमन है ही नहीं। सो इनसे टोटल कितने नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे, अगर ये चारों के मैं टोटल सबसेट्स बनाना चाहूँ तो इससे कितने सबसेट बनेंगे, 2 to the power 4। इन चारों एलिमेंट्स के अगर सबसेट बनाए तो 2 to the power 4। सो हमारा ये वहीं पर आंसर आ जाएगा 112। ओके। ठीक है। बस इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये जेईई मेंस 2022 का एक क्वेश्चन है। ओके। सो आगे बढ़ते हैं। ये अब क्वेश्चन आप एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, थोड़ा सा एक थॉट दीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे अब एज सच में कुछ ज्यादा कोई क्वेश्चन उठाऊंगा नहीं। ठीक है। सो एक मैं कुछ नोट्स लिखा देता हूँ, मतलब कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो आपको समझ आ जानी चाहिए यार इजीली, मतलब कुछ ऑब्जर्वेशंस जो समझ आ जाती है हमें, जिसे नोट में लिख लो थोड़ी बहुत, कि अगर इफ C is सबसेट ऑफ B, देन C इज सबसेट ऑफ B है, मतलब C जो है वो सबसेट ऑफ B है। ठीक है। मतलब C जो है वो B का एक हिस्सा है, तो C यूनियन B क्या हो जाएगा, C यूनियन B मतलब तो B ही हो गया। मतलब C के साथ साथ B के सारे एलिमेंट्स तो B को ही ओवरऑल रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है। C इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। C और B में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, तो वो C ही होंगे। ठीक है। C और B में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, तो C हो जाएंगे। ठीक है। C के सारे एलिमेंट्स, C इंटरसेक्शन विद B यूनियन A
इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन विद बी यूनियन ऑफ सी इंटरसेक्शन विद ए। ठीक है, इसको डी मॉर्गन्स लॉ, सॉरी इसको डी मॉर्गन्स लॉ नहीं बोलते, ये मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया है बेसिकली हमने, जो ये इंटरसेक्शन होता है ना उसको हमने इनमें डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, सो हाँ, तो इसमें यूज करते हैं हम, देखो जैसे इसको वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमें तो अभी तो हमें अभी हमें कौन सा पार्ट इन्होंने बोला है कि बी यूनियन ए है, मतलब कि बी यूनियन ए, मतलब कि ये सारा पार्ट इसके अंदर आ रहा होगा, बी यूनियन ए, तो ये सारा का सारा जो पार्ट है ये इसके अंडर आ रहा होगा। ठीक है, ये सारा सारा, ये सारा पार्ट। ठीक है, अब इसका इंटरसेक्शन करना है हमें सी के साथ, तो सी के साथ इसका इंटरसेक्शन वाला पार्ट तो बस इतना सही है। ठीक है, तो ठीक है, ये हमें बता रहा है ये वाला पार्ट, मतलब एलएचएस। अब आरएचएस हमें क्या बोल रहा है? आरएचएस हमें ये बोल रहा है कि अगर ये ए है, ये बी है और ये अगर सी है, तो हमारा आरएचएस ये बोल रहा है कि सी इंटरसेक्शन बी, सी इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट है। ठीक है, सी इंटरसेक्शन पी ये वाला पार्ट है। सी इंटरसेक्शन ए क्या है? सी इंटरसेक्शन विथ ए, सी इंटरसेक्शन ए ये वाला पार्ट है। ठीक है, सी इंटरसेक्शन ए ये वाला पार्ट है। अब इन दोनों का यूनियन, इन दोनों का यूनियन भी यही होगा। ठीक है, तो अगर इन दोनों का यूनियन पूछा तो यही हो जाएगा। तो क्या ये सेम चीजें रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्या सेम रीजन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। तो ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो बस इसी तरह से एक और होता है, मतलब थर्ड भी लिख लीजिए, सी यूनियन विथ बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू सी यूनियन बी इंटरसेक्शन विथ सी यूनियन ए। ओके, ठीक है। हाँ, और एक बात कि अगर, मतलब ये चौथा पॉइंट लिख लीजिए कि अगर C इंटरसेक्शन विद B इज नॉट इक्वल्स टू नल सेट, देन C and B are called as disjoint set। ठीक है, तो C और B को हम क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट्स। हाँ, अब एक और बात कर लेते हैं, पांचवी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट माने कि अगर हमारा जो सेट है ए, हम उसको रिप्रेजेंट ए सी या ए डैश से करते हैं जनरली। ठीक है, सो ये क्या हो जाता है, मतलब कि जो हमारा सेट ए है उसके बाहर की सारी चीजें। ठीक है, जैसे अगर हम मान लो ये है हमारे पास सेट ए था। ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और ये हमारा सेट ए है। ठीक है, तो ए के जितना भी बाहर का जो पार्ट है ना, उसको हम कॉम्प्लीमेंट एरिया बोलेंगे। ठीक है, मतलब कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बोलेंगे। ओके, जिसमें ए पार्ट इंक्लूड, ऐसा रीजन जिसके अंदर ए पार्ट इंक्लूड नहीं है उसको हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बोलेंगे। ओके, अब कॉम्प्लीमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो देख सकते हैं आप, जैसे कि एक, मतलब कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी कि एक कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट ए हो जाता है। पहली बात ये है इंपॉर्टेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का ए, मतलब जैसे अब हर चीज हम वेन डायग्राम से ही समझेंगे। जैसे ए है, ठीक है, ए सेट है, ये यूनिवर्सल है, तो अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट करूँ, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, अब मैं उसका पूरे का कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, मतलब कि अगर मैं, ये मैंने ए कॉम्प्लीमेंट बना लिया, अब मैं इसका पूरे का कॉम्प्लीमेंट एक और बार कर दे रहा हूँ। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट अगर कर रहा हूँ एक और बार, तो मुझे क्या मिल रहा है? मुझे यही तो रीजन मिल रहा है। ठीक है, मतलब ये यूनिवर्सल सेट जो है, सारी चीजें यूनिवर्सल सेट के अंदर ही चलेगी। ठीक है, तो अगर मैं ए सेट था हमारा, उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया, मतलब उसके बाहर का रीजन हमारे पास आ गया। ठीक है, अब उसका कॉम्प्लीमेंट लेना, उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब कि उसको छोड़ के बाकी जो बचा पार्ट है, बाकी तो यही बचा पार्ट था ना, बाकी जो पार्ट बचा था वो तो यही बचा था।
तो हमारे पास क्या आ गया, सेट ए आ गया। ठीक है, सो इस प्रॉपर्टी का आप ध्यान रखना। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, देखो जैसे ए है, ए कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट ये है। ठीक है, और इसका मैं यूनियन ले रहा हूँ किसके साथ, इसका मैं यूनियन ले रहा हूँ ए के साथ। ठीक है, तो बेसिकली अगर इसका यूनियन ले रहे हैं तो मेरे पास क्या बन जा रहा है, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट मेरे पास आ जा रहा है। ठीक है, सो यही हमारी ये जो थर्ड सेकेंड वाली जो प्रॉपर्टी है हमें यही बता रही है। ओके, ठीक है, अब ये बता दिया मैंने। अब ये बात कर सकते हैं कि अगर ए इंटरसेक्शन बी जो है अगर वो फाई है, दैट इम्प्लाइज, तो जैसे देखो अगर ए इंटरसेक्शन बी हमें फाई दे रखा है, मतलब ए और बी के बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं है अगर, तो जो ए होगा वो बी कॉम्प्लीमेंट का सबसेट हो जाएगा। देखो बी का कॉम्प्लीमेंट कितना है, बी का कॉम्प्लीमेंट देखोगे पूरा पार्ट है। ठीक है, बी का कॉम्प्लीमेंट ये पूरा का पूरा पार्ट है। ठीक है, तो ए क्या उसका सबसेट नहीं है, बिल्कुल है, ए तो उसी रीजन में आ रहा है, तो ए हो जाएगा उसका सबसेट। ठीक है, सो ये भी एक माइनर सा पॉइंट है, ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर। अब इसमें हम देख लेते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ के दो, मतलब दो पार्ट में होता है। जैसे ए यूनियन बी का मुझे कॉम्प्लीमेंट पूछा है, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी को बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और मुझे अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछा है तो मैं इसको बोलूंगा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो अगर मैं वेन डायग्राम से इसको समझने का कोशिश करूं, मैं अगर इसको वेन डायग्राम से, तो जैसे देखो यहाँ पर ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी तो ये वाला पूरा पूरा पार्ट हो गया। ठीक है, ए यूनियन बी ये वाला पूरा का पूरा पार्ट है। अब मुझे इसका होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये। ठीक है, और ये जो आरएचएस है फर्स्ट प्रॉपर्टी का, आरएचएस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये वाला पूरा पार्ट। ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट ये पूरा बी वगैरह सारा, जो ये बी है ये भी पूरा, उसका इंटरसेक्शन है बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। जैसे देखो मैं बना ही देता हूँ मैं, ये हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट, उसका मुझे इंटरसेक्शन लेना है बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। सो बी का कॉम्प्लीमेंट ये वाला रीजन है। ठीक है, सो अब इन सब का जो इंटरसेक्शन है वो क्या निकल के आ रहा है, इनका जो इंटरसेक्शन निकल के आ रहा है वो यही तो निकल के आ रहा है, ये वाला बाहर वाला पार्ट। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन। ओके, सिमिलरली ये नीचे वाली भी चीजें प्रूव हो सकती है। तो वेन डायग्राम से आप अगर आप मूव करना शुरू कर दोगे, वेन डायग्राम पर अगर आप शिफ्ट हो जाओगे तो बहुत ज्यादा आसानी होगी चीजों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब डिफरेंस ऑफ सेट भी कभी कभार हमें ये बोल दिया जाता है, तो डिफरेंस ऑफ सेट कुछ नहीं होता, मतलब डिफरेंस ऑफ सेट जैसी कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, मतलब बट हाँ, बट हम नाम के लिए बोल देते हैं जैसे डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट्स के लिए से डिफरेंस ऑफ सेट को हम ऐसे बोलते हैं कि a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी मतलब कि a का वो रीजन जो b में है, b में नहीं है। ठीक है, तो a माइनस बी क्या कह रहा है, a का वो रीजन जो b में नहीं है, यही वो रीजन है ना। ये अगर a और b है तो a का वो रीजन जो b में नहीं है। ठीक है, तो यही होता है डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, हम कॉमन सी चीज है, मतलब ऐसा सच कुछ वो है नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो बस ऐसे ही मतलब हमें ऑपरेशंस जो हम करते हैं सेट के ऊपर, एक और ऑपरेशन मुझे याद आ रहा है यहाँ पर, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स,
सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, सो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, जैसे ए डेल्टा बी को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए माइनस बी यूनियन विथ बी माइनस ए, सॉरी इंटरसेक्शन होगा यहाँ पर, नहीं यूनियन ही है, ओके। सो ये बेसिकली हमें क्या बताता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स मतलब कि, हाँ सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर ये वाला पार्ट आता है, ठीक है। जैसे देखो क्या लिखा है, ए माइनस बी मतलब ए का वो पार्ट जो बी के अंदर नहीं है, ठीक है ये वाला पार्ट है, बी का वो पार्ट जो ए के अंदर नहीं है, ठीक है ये वाला, अब इन दोनों का यूनियन, ठीक है तो दोनों को साथ में मार्क कर लिया, ठीक है। सो ये होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। अब हाँ, अब आ गया मेन चैप्टर जो शुरू होने जा रहा है, ठीक है। मतलब इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, जेई मेंस में पूछे गए हैं, मतलब रिसेंटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब जेई मेंस हर टॉपिक को टच कर रहा है, ठीक है। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं कार्डिनलिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, कार्डिनलिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो शुरुआत करते हैं, पहला तो एक रिजल्ट लिख लो, रिजल्ट्स लिख लो कुछ कुछ, मतलब जो कि इजीली तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है, मतलब कि बट ठीक है, अब हम उसको याद करने की तरह से लिख सकते हैं, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, आपने स्कूल्स वगैरह में भी पढ़ा होगा इन्हें, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब ये कैसे आया, तो मान लो वापस से हम वेन डायग्राम पे आ जाते हैं, हमें कुछ भी डिराइव करना है हम वेन डायग्राम पे आ जाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ डिराइव करने जैसा है ही नहीं यार, इसमें बस हम लॉजिक लगा रहे हैं, चीजें सब्ट्रैक्ट प्लस माइनस सारी चीजें कर रहे हैं बस, ठीक है। अगर मुझे ए यूनियन बी पूछा है, मतलब कि अब मुझे ये पूरा पार्ट पूछा है, ठीक है। सो इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ कि ए जो पूरा पार्ट है प्लस, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, जो बी का जो पूरा पार्ट है, अब मैंने ये किया तो इसमें जो ये कॉमन वाला जो पार्ट है ना, कॉमन वाला ए और बी का जो कॉमन वाला पार्ट है वो दो दो बार काउंट हो गया। सो इसमें से मैं क्या कर दे रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ इसके कॉमन वाला पार्ट, ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली हम एक और रिजल्ट लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी, सॉरी उसको हम ऐसे लिख सकते हैं एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, ठीक है, माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस एन ऑफ बी यूनियन सी माइनस एन ऑफ ए यूनियन, सॉरी ए इंटर, सॉरी यहाँ पर इंटरसेक्शन आएगा, यहाँ पर भी इंटरसेक्शन आएगा, यहाँ पर भी इंटरसेक्शन आएगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। सो अगर इसको डिराइव करना होगा तो फिर से हम हमारे वहीं पर चलेंगे, ठीक है, जो जहां से हम शुरुआत करते हैं वेन डायग्राम से किसी भी चीज की। सो वेन डायग्राम पर गए, अब तीन सेट है ए बी सी, ठीक है। तो अब मुझे क्या चाहिए, तीनों का यूनियन चाहिए, यूनियन मतलब कि ये वाला पूरा रीजन चाहिए, ठीक है। सो इसको मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया है, एन ऑफ ए मतलब कि ये पूरा पार्ट, ठीक है, प्लस अब मैंने कर दिया एन ऑफ बी मतलब कि ये पूरा पार्ट, ठीक है, प्लस सी कर दिया, सी मतलब कि ये पूरा पार्ट, ठीक है। तो अगर मैं इन सारी चीजों को प्लस कर दे रहा हूँ तो क्या हो जा रहा है, आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर ये चीज इतना सा पार्ट, जो इतना सा पार्ट है वो कॉमन आ रहा है, देखो इतना सा पार्ट इसमें और इसमें कॉमन आ जा रहा है। तो क्या किया, इसको एक बार सब्ट्रैक्ट किया, अब देखो ये जो पार्ट है ये पार्ट इसमें और इसमें कॉमन आ जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज को सब्ट्रैक्ट किया एक बार, तो मैंने क्या किया, इसमें ये है, तो इसको एक बार सब्ट्रैक्ट मार दिया, ठीक है। फिर क्या किया हमने, एक बार इसको एक बार सब्ट्रैक्ट मार दिया, फिर किया हमने एक बार इसको एक बार सब्ट्रैक्ट मार दिया, समझ गए ना, मतलब ये जैसे ये वाला पार्ट है ये भी रिपीट हो गया दोबारा से ना, जो यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट रिपीट हुआ है, तो
फिर से रिपीट हो गया था, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इस चक्कर में क्या हुआ कि हमने जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो तो हटा दिया, बट इस चक्कर में एक गलती हो गई कि इस चक्कर में हम एक पार्ट जो हमारा जो सेंट्रल जो पार्ट था, मतलब जो ये जो सेंटर का जो पार्ट है ना, ये सेंटर वाला पार्ट, ये सेंटर का पार्ट है, ये हम भूल ही गए, मतलब ठीक है, क्योंकि ये तो बार बार डिलीट हो गया। तो अब हमने क्या किया, इसको ऐड कर दिया इसमें, ठीक है, इस पार्ट को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ओके, ठीक है। सो बस इसी तरह से ये प्रॉपर्टी भी आ गई, बस अब इसे भी याद कर लेना इसी तरह से, मतलब याद कर लोगे तो कैलकुलेशन वगैरह इजी सी हो जाएंगे, मतलब थोड़ा चीजें आप जल्दी कर सॉल्व करने लग जाओगे अगर ये चीज याद हो गई। अब जेई मेंस में और जेई एडवांस में मतलब इस पर ही बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं इजीली, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ, फिर मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ वो क्वेश्चन। Out of 500 car owners investigated, 400 owned Maruti, 200 Hyundai, 50 both cars, 50 owned both cars। ठीक है, अब हमें ये पूछा है, इज दिस डेटा करेक्ट। ठीक है, हमें क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि क्या ये डेटा सही है। तो ये डेटा तब सही होगा जब जो हमने फॉर्मूला भी पढ़ा अगर वो इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब कि ठीक है, सही है। तो आउट ऑफ 500 कार, मतलब कि जो हमारा एन ऑफ यू जो दे रखा है वो 500 ही दे रखा है। ठीक है, हमें यहाँ पर एन ऑफ यू जो 500 दे रखा है, तो एन ऑफ यू मतलब कि जो हमारा यूनिवर्सल सेट है वो 500 दे रखा है। ठीक है, मैंने बना लिया यहाँ पर, ये 500 होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो एन ऑफ ए यूनियन बी होना चाहिए वो लेस देन इक्वल टू एन ऑफ यू ऑलवेज होना चाहिए। ठीक है, ये तो बात कॉमन सेंस है, मतलब जो ए यूनियन बी अगर मैं बना रहा हूँ तो वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एन ऑफ यू होना चाहिए। ठीक है, सो ठीक है, देख लेते हैं अब एन ऑफ ए यूनियन बी हम निकाल के देख लेते हैं। हमारा एन ऑफ ए यूनियन बी कितना आ रहा है, ए मान लेते हैं कि ए क्या है, मारुति है, मारुति कार ओनर्स है। बी क्या है, हुंडई, हुंडई कार ओनर्स है। ठीक है, सो एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो एन ऑफ ए मेरा आ रहा है 400, एन ऑफ बी मेरा आ रहा है 200, और ए इंटरसेक्शन बी है 50, 400 550। ठीक है, 550 आ रहा है ये डेटा। तो क्या 550 जो है तो क्या 550 जो है वो लेस देन इक्वल टू 500 है, बिल्कुल नहीं। दैट मीन्स दैट इम्प्लाइज दिस डेटा इज इनकरेक्ट, क्योंकि इसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। ठीक है, दिस डेटा इज इनकरेक्ट। ठीक है, सो ये हम सेट की मदद से हमने ये फाइंड किया कि ये जो डेटा है ये गलत है। ठीक है, ये सेट का जो फॉर्मूला जो हमने ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला पढ़ा था उससे, क्योंकि देखो अगर मेरा जो हम जिस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अगर उन कार्स से ज्यादा ही हमारा दोनों कार्स का जो नंबर है वो अगर आ जाता है, कंबाइंड दोनों कार्स का नंबर, तो फिर तो गलत ही है, क्योंकि हम उससे ज्यादा नंबर ऑफ कार्स पे क्या हाँ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो डेटा दिया हुआ था वो गलत दिया हुआ था। ठीक है, सो बस आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और बाकी इसमें मतलब कुछ कुछ है चीजें आगे कवर करनी है, जो ट्रिपल इंटरसेक्शन हो गया, फिर इसमें और जो थोड़ी बहुत एक दो क्वेश्चन और मैं आगे वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद हम उसी वीडियो से रिलेशंस कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, ओके, चलो बाय बाय, देखिएगा जरूर नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, इस वीडियो को भी आप ध्यान से नोट्स बना लीजिएगा, जो भी आपने अगर अभी तक सिर्फ देखा ही ये वीडियो को बेड पे लेटे लेटे, तो इसके नोट्स बना लेना एक बार। ठीक है,
ओके, चलो बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलो, बाय बाय।